नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाते हुए फाइटर जेट इंजन जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है और जापान फाइटर जेट के लिए अब तक अमेरिका पर निर्भर था। साथ ही अमेरिका फाइटर जेट तो देता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर वो कुछ भी शेयर नहीं करता था। और मेरी पिछली एक से दो तीन वीडियो में ये कमेंट भी आ रहे थे कि जापान ने बहुत पावरफुल इंजन बना लिया है, जापान की मित्सुबिशी ने इंजन बना लिया है और जापान ने अमेरिका से पावरफुल इंजन और 150 किलो न्यूटन से 160 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन जापान ने बना लिया है। इस तरह के पिछली वीडियो में कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए उसी जापान के जो इंजन है उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके जवाब दूंगा और साथ ही मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, चीन, रूस और उत्तर कोरिया लगातार जापान के लिए खतरा बनते जा रहे थे। तो ऐसे में जापान मिसाइलें नहीं बनाता है क्योंकि वहां की जनता जो जापान का खुद से विरोध करती है कि आप दोबारा से हथियारों की रेस ना शुरू करें, क्योंकि उनको जो उनके ऊपर जो परमाणु हमला हुआ था वे आज भी उसे नहीं भूल पाए हैं। तो ऐसे में जापान को उनकी एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए जरूरत थी एक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट के लिए। और ऐसे में जापान ने अमेरिका से F-35 लिए, जो कि उसे बहुत महंगे पड़े। और खुद के जेट को भी जापान चाहता था कि वो खुद का एक स्वदेशी भारत की तरह पहला अपना स्वदेशी जेट बनाए। तो ऐसे में जापान के लिए सबसे बड़ी उसमें बाधा थी जो उसका इंजन है। आपको पता है कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, दुनिया के बहुत कम देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। चाइना जैसा जिसके पास इतना पैसा है, वो भी इस जो इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको चोरी करने के बाद, कॉपी करने के बाद पूरी तरह से नहीं बना पाया है। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे इस इंजन का नाम। तो देखिए दोस्तों, इस इंजन का नाम है XF9। और दोस्तों, ये एक टर्बोफैन इंजन है। इसे जो जापान ने बनाया है और इसे मैन्युफैक्चर करेगी IHI कॉरपोरेशन। ये जापान के रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। और दोस्तों, इस पे कितना टाइम लगा इस इंजन को डेवलप करने में, तो आप अंदाजा इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जापान ने 1995 से 2005 तक इसकी केवल रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा फूका। और साथ ही उस समय जापान ने XF9 इंजन नहीं बनाया, उसने इसकी जगह माफ कीजिएगा XF5 इंजन बनाया। जापान इस इंजन से पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे इंजन बना चुका है ताकि जापान को उनका एक्सपीरियंस हो सके। और दोस्तों, 2010 तक जो जापान केवल मेन कंपोनेंट्स और जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें पैसा लगाया और उसको भी मैच्योर किया। और साथ ही 2013 में जापान ने फाइटर जेट इंजन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाया और उनको धीरे धीरे हासिल किया। और 2017 है उसमें डिलीवरी ऑफ द कोर इंजन, यानी कि जापान ने जो कोर इंजन होता है, इंजन का जो बैक साइड का कोर होता है, उसको बनाने में भी 4 साल का समय लगा। और 2018 में फाइनली जापान ने अपना पहला प्रोटोटाइप दुनिया के सामने रखा जिसका नाम था XF9। और दोस्तों, इस आप अंदाजा लगाइए कि जापान को, जिसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जापान की मानी जाती है पूरी दुनिया में, उसको भी इस इंजन को बनाने के लिए 25 साल का समय लग गया। और दोस्तों, अब भी इसके कुछ टेस्ट बाकी हैं। हालांकि जापान ने बहुत अच्छा और जल्द इंजन बना लिया है, क्योंकि माना जाता है कि कम से कम 40 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छे इंजन को बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी जो थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में। तो दोस्तों, बात करें तो ये एक आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन है। इसकी लेंथ 4.8 मीटर है, यानी कि 16 फीट, और डायमीटर है 1 मीटर, यानी कि 3 फीट 3 इंच। और ड्राई वेट अभी इसका सामने निकल कर नहीं आया है। हालांकि ये जो अमेरिका के इंजन है उनसे छोटा है थोड़ा और ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाला है। और इसका जो वेट आप अंदाजा लगाइए कि कम से कम 1000 किलोग्राम तक तो होगा। हालांकि भले ही जापान ने छोटा इंजन बनाया है, इसके जो मटेरियल्स होते हैं उनको जापान ने धीरे धीरे बनाया। और साथ ही इसके जो बात करें कंपोनेंट्स की, तो इसमें 3 स्टेज और 6 स्टेज HP, जो यानी कि HP का मतलब होता है हाई प्रोसीजर कंप्रेसर, और कम जो इसमें कॉम्बेस्टर लगे हैं उन वे हैं एनुअल कॉम्बेस्टर। और टर्बाइन सिंगल स्टेज हाई प्रेसीजर टर्बाइन है, और साथ ही सिंगल स्टेज लो प्रेसीजर इसमें टर्बाइन लगाई गई है जापान की तरफ से। और अब बात कर लेते हैं इसकी जो मेन जो लोगों का सवाल रहता है, परफॉर्मेंस, यानी कि कितने ज़्यादा जो थ्रस्ट है वो ये जनरेट करता है। तो देखिए दोस्तों,
इसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो है 107.9 किलो न्यूटन, यानी कि आप 108 किलो न्यूटन मानकर इसे चल सकते हैं। और मैक्सिमम थ्रस्ट है 147.10 किलो न्यूटन, आप इसे 148 किलो न्यूटन मानकर चलिए। तो देखिए दोस्तों, जो अमेरिका के F-22 रैप्टर है उसमें जो इंजन लगा है F119, तो देखिए दोस्तों ये उससे थोड़ा कमजोर है। उसकी जो थ्रस्ट है वो 156 किलो न्यूटन से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी केवल 148 किलो न्यूटन है। तो ये 6 से 8 किलो न्यूटन उससे पीछे है। तो ये अमेरिका के इंजन से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। और साथ ही लेकिन जापान ने इतने कम समय में इंजन को बना लिया, तो ये एक बड़ी बात है। जापान ने एकदम से इतने बड़े इंजन को नहीं बनाया, जापान ने धीरे धीरे XF सीरीज के बहुत सारे इंजन बनाए, छोटे छोटे। हालांकि जापान उनमें कई बार फेल भी हुआ और कई बार नाकामयाबी भी हासिल लगी, और तरह तरह की मतलब कमियां आती ही रहती है आप किसी भी काम को शुरुआत से अगर करते हैं। जापान ने XF4, XF5, XF7, XF9 और इससे भी छोटे छोटे इंजन बनाए, और उन्हें सेटिस्फाई इंजन किया पहले, और उनकी कमियों को दूर किया, पूरा किया उन कमियों को, और पैसों को नदी की तरह बहाया है जापान ने सबको बिल्कुल। उसने जो अपना सब्र है उसको टूटने नहीं दिया। लगभग उसकी जो प्राइवेट सेक्टर की उसने जी भर के पूरी मदद ली, और नौजवान और बेहद ही अनुभवी इंजीनियर्स को उसने रखा। और प्राइवेट सेक्टर की जो भारत में यही कमी है कि भारत प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं देता है, हालांकि जापान ने उसका पूरा फायदा उठाया। और जो इंजन का कोर होता है उसमें भी बहुत परेशानियां आई, उसको जापान ने बनाया, क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड किया, और साथ ही अब जाकर जापान ने ये मुकाम हासिल किया है। और जापान 1 से 2 साल में खुद से अपना एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना के दुनिया के सामने रख देगा, जिसमें वो अपना खुद का बनाया इंजन लगाएंगे। और दोस्तों, मान लीजिए आप अगर भारत या कोई भी देश है उसके पास इंजन आ जाता है, तो एयर फ्रेम, एवियोनिक्स और मिसाइल, ये सब बनाना बेहद ही आसान रहता है फिर। और इनके आते ही भारत के पास अगर मान लीजिए इंजन आ जाता है खुद की टेक्नोलॉजी का, तो भारत एक से धड़ाधड़ फाइटर जेट बनाता चला जाएगा। और जापान भी अब ऐसा ही करेगा, क्योंकि पहले अमेरिका से उसको बेहद ही जो ऊंची कीमत पर फाइटर जेट खरीदने पड़ते थे, लेकिन जो अमेरिका का F-16 है, जापान ने उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया, उसको खुद अपने देश में असेंबल किया, और अपने F2 और F4 सीरीज के फाइटर जेट को भी बनाया। और साथ ही जापान ने पैसे की परवाह नहीं की, भले ही उसको थोड़ा टाइम लगा। और जापान ने एकदम से बड़ा इंजन नहीं बनाया, जैसे कि भारत ने सीधे 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन बना दिया। और जापान के इंजन बराबर से काम कर रहे हैं। उनकी जो मान लीजिए अगर आप उन्हें जो हाई एल्टीट्यूड पे जो उनको काम में लेते हैं, तो उनकी थ्रस्ट तब भी वही वही रहती है। और साथ ही वे जो मतलब कि जापान का गर्म मौसम और या फिर ठंडे मौसम, या आप उन्हें जैसे मर्जी मौसम में चलाइए, वे बड़ी आसानी से वर्क कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और साथ ही प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, केवल हम उनसे 18 सब्सक्राइबर दूर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके जरूर से पूछे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, एक ग्लिच चल रहा है यूट्यूब का कि मैं रिप्लाई तो देता हूं, लेकिन जैसे ही मैं रिप्लाई देता हूं और उसे रिफ्रेश करता हूं, तो रिप्लाई अपने आप ही गायब हो जाता है। तो सॉरी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपके अगर कुछ कमेंट है तो उनका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।